बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुल्क की सियासी हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन गए और वहाँ पर पूरी नून लीग की जो काबीना है वो उसकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वहाँ बड़े अहम फैसले हुए हैं कल के रोज़, जिसकी तफसीलात कुछ सामने आ चुकी हैं और कुछ मेरे ख्याल से चीज़ें आना अभी बाकी हैं। जबकि कल इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया अटक के अंदर और वहाँ पर उन्होंने बड़ा जोशीला लोगों से ख़िताब करते हुए फरमाया कि ये सियासत नहीं है बल्कि ये जहाद है। तो इमरान खान साहब सियासत के अंदर दीन का इस्तेमाल, मज़हब का इस्तेमाल जो है वो मुसलसल करते जा रहे हैं और वो इस तरह पेश कर रहे हैं अपनी ये तमाम जद्दोजहद को और मामले को कि जैसे ये एक बहुत ही अफजल तरीन और नेक तरीन काम है। दूसरी जानब DGISPR की एक बड़ी ही अहम प्रेस ब्रीफिंग कल आई और एक उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। वो दुनिया TV में दिया नुक्ता नज़र प्रोग्राम के अंदर मुजीबुर रहमान शामी साहब को और अजमल जामी साहब को, और जिसके अंदर उन्होंने जिस जानिब इशारा किया उससे एक चीज़ वाज़ह हो जाती है बड़ी कि जो फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है। अगर सबसे पहले इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक गवर्नर हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, उन्होंने भी वाज़ह तौर पर बात की है, जिक्र किया है कि इससे पहले कभी पाकिस्तानी तारीख के अंदर नहीं देखा कि फ़ौज इतनी न्यूट्रल हो गई हो। अच्छा, DGISPR ने कैटेगोरिकली वो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो जनरल फैज़ हमीद पर स्टेटमेंट आई, वह अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी ने इंटेंशनली उसके ऊपर नहीं बोला, वो सहाफ़ी का सवाल था और अनइंटेंशनली उठते उठते उनके जो जहन में या दिमाग में या मुंह में आया उन्होंने वो बोल दिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी तरदीद भी कर दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा भी कि जज्बात के अंदर आकर या उस तरह जल्दी से सवाल हुआ तो वो मेरे मुंह से निकल गया। इस तरह मेरा मतलब ये नहीं था कि, यानी उन्होंने तस्हीह की इस बात की, अपनी बात की, पर DGISPR ने उसके ऊपर जो है पूरी प्रेस ब्रीफिंग कर दी, बता दिया वाज़ह तौर के ऊपर कि जो पेशावर कोर है वो बड़ी अहम है और जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर रख कर बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर अब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं आप देखें कि वो सिर्फ ये एक चीज़ बता रहे हैं, वो दूसरी चीज़ नहीं बता रहे। DGISPR ने साथ ये भी कहा कि फ़ौज के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। इलेक्शन करवाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। फ़ौज का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो जो फवाद चौधरी साहब चौकीदार कहकर जेलम के अंदर वो जिक्र कर रहे थे, या इमरान खान साहब हर दूसरी तकरीर के अंदर वो न्यूट्रल वाली बात और कहानी सुना रहे होते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आप देखें कि जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने शामी साहब के जब प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू दिया तो उनको जिक्र किया गया अजमल जामी साहब की जानिब से कि वो डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट की है DGISI के हवाले से कि वो अमेरिका के दौरे पर हैं और वो सारा कुछ, और बीच में उनको पॉलिटिक्स के अंदर और जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की हालत है उस हवाले से रिलेट करने की कोशिश की। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया कि इस तरह की मुलाकातें जो हैं और चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और इस हवाले से कोई इबाहम पैदा करने की पहले तो आपको ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने वाज़ह किया है कि DGISI की सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इनके दौरों को ओपन नहीं रखा जाता। वो कहीं भी जाते हैं तो इंटेलिजेंस लेवल पर ये मामलात चलते रहते हैं, और उन्होंने वाज़िया किया कि ये बड़े अफसोस की बात है, इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, हम आखिर इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ा उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है। अब जिस तरह कि आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर फ़ौज का रद्द अमल आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, और इससे पहले जो है मरियम साहिबा भी बातचीत करती नहीं हैं इस हवाले से, तो आप देखें कि ये बड़ा वाज़िया पैगाम है, मैसेज है तमाम सियासी जमातों के लिए, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर एक उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। एक जो है उन्होंने इस तरह पता नहीं क्या एक आर्मगेडोन जो है वो क्रिएट की हुई है कि पता नहीं क्या हो रहा मुल्क के अंदर, और उसके अंदर फ़ौज उनकी मदद को नहीं आ रही है। तो वाज़ह हो जाना चाहिए उनके लिए कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर सियासत से बाहर निकल चुकी है, उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और वो अपना प्रोफेशनली जो चीज़ें हैं उसकी तरफ देख रही है। तो ये उनको बावर हो जाना चाहिए इसके बाद, क्योंकि बग़ैर किसी लगी लिपटी के कि वो अब तहरीक इंसाफ की बात हो, नून लीग करे आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो या कोई और दीगर जमात की जानिब से इस तरह की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही रद्द अमल मुतवक्को है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने फिर एक स्टेटमेंट दिया इस सिलसिले में, उन्होंने कहा कि
फ़ौज के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबराह बने। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं, सारी मामलात हो रहे हैं। तो बहरहाल अब ये क्लियर हो गई है कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले से और मामले से निकल चुकी है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लंदन है वहाँ पर बड़ी अहम बातें हुई हैं। सबसे पहले अगर जिक्र करें तो नवाज़ शरीफ को हालात और तफसीलात से आगाह कर दिया गया है और नवाज़ शरीफ को इस चीज़ पर राज़ी कर लिया गया है कि अगर 3-4 महीने के लिए मज़ीद हुकूमत करनी है तो PTI क़यादत को गिरफ़्तार करना होगा। और इस काम के लिए 6 नैब रेफरेंसेस जो हैं वो बताया जा रहा है मुबीना तौर पर तैयार हो चुके हैं। फिर दूसरी जानिब इसी वाले से बताया जा रहा है कि नैब इलेक्शन जुडिशल कवानीन में फौरी तब्दीली और जो बिल तैयार करके नवाज शरीफ ने दिए हैं मनवन बगैर किसी हुज्जत के इसी तरह मंजूर कर लिए जाएंगे। तीसरा, अगले 2 माह में शरीफ फैमिली के मुकदमात का जो ख़ात्मा है वो भी हो जाना चाहिए। ये भी बताया जा रहा वफ़ाक़ान हाल का बसूरत दीगर जो कहा जा रहा है कि इस मामले में मज़ीद ताउन नहीं किया जाएगा। फिर ये भी इतलात है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप आवाम को रिलीफ दें, ख़ास तौर पर बिजली, गैस और ये जो पेट्रोल की मद के अंदर कीमतें ना बढ़ाएं। IMF से डील लाजमी करें, IMF के साथ बातचीत लाजमी करें और उनको कहें कि हमारे लिए सियासी इसके मामलात जो हैं और मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें इसमें रिलीफ दें। और दूसरी साइड पे अगर आप कुछ कहते हैं तो हम आपकी जो गुजारिशात हैं उसको पूरा कर लेते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं। तो ये एक लाएअमल तैयार किया जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसको या तो खुडे लाइन लगाया जाए या गिरफ़्तार किया जाए या नज़रबंद किया जाए। इस तरह की कहानी जो है वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और चल रही हैं। तो वो इमरान खान साहब ने कल का जो जलसा है अटक का, वो शायद उनको भी इस तरह की इतलात हैं चीज़ें, इसलिए उन्होंने कहा कि वो तो गिरफ़्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और अब वो लॉन्ग मार्च लेकर 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो देखते हैं इमरान खान साहब ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अलबत्ता जाते जाते मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि शहबाज गिल साहब का जो है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड हैं और अब तो उनके तर्जुमान भी हैं। तो उनकी अहलिया का एक स्कैंडल जो है सामने आ गया कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी की वो 1,86,00,000 रुपए की नादहिंदा निकली है। दस्तावेज़ात के मुताबिक शहबाज गिल की अहलिया सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई, लेकिन 11 साल बाद भी वापस ना आई, जिसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शोकाज नोटिस भेज दिया। और ये जो उनकी अहलिया हैं इज़ा असद रसूल, इन्होंने मार्च 2011 में PhD के लिए सरकारी फ़ंड से जो है स्कॉलरशिप हासिल की थी। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने $99,000 और 85,000 रुपये की रकम फराहम की है। और मिसेस शहबाज गिल को कॉमसेट यूनिवर्सिटी से मुआहदे के तहत 2016 में अपनी PhD मुकम्मल करना थी और मुआहदे के तहत डिग्री के बाद इज़ा रसूल वापस आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। मगर यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि जब शहबाज गिल साहब का और तहरीक इंसाफ साहब की जब हुकूमत थी और शहबाज गिल साहब मशीर थे और इतनी लंबी चौड़ी उनकी ज़ुबान थी, खैर ज़ुबान तो अभी भी उनकी बड़ी लंबी है, तो उन्होंने अपनी अहलिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर काफ़ी असरअंदाज होने की कोशिश की। मगर अब क्योंकि हुकूमत चली गई है तो ये चीज़ें और मामला सामने आ गए हैं। आप देख लें स्कॉलरशिप जो है के ऊपर आप जाएँ PhD करने में बढ़िया 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, पर ये आप देख लें 2011 से मामला शुरू हुआ है और इस वक्त हम 2022 में बैठे हुए हैं, तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं और ये PhD जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही और ना उनकी बेगम वापस आने का नाम ले रही है। हालांकि शहबाज गिल साहब वहाँ पर खुद नौकरी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो बड़ा कुछ कर सकते थे। तो दूसरों के ऊपर ये बड़ी बातें करते हैं करप्शन की, जो है इखलाकी वो सारे मामलात की, और ख़ुद अपना घर नहीं देखते, अपने गर्दन में नहीं झांकते कि ये किस कमाश के लोग हैं और किस तरह ये सरकारी वसाइल और फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल करते रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी अच्छी करने आती हैं पर उन पर अमल दरामद नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए था, उनकी बेगम को फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए था अब तो। मगर मैं हैरान हूँ इस तमाम मामले के ऊपर कि वो सहाफ़ी, वो जो हमको मकसूद चपड़ासी और वो आसिफ अली जरदारी के मिस्टर 10% वाली कहानियाँ सुनाते हैं, वो स्विस बैंकों वाली कहानियाँ सुनाते हैं, वो सारा कुछ जो बनाते हैं ब्रॉडशीट के अंदर, वो जो FIA के हवाले से वो बताते हैं,
और शोर मचाते हैं सारा दिन, उनको ये चीज़ें नहीं दिखाई दी, किसी ने एक झूठे मुंह से छोटी सी ट्वीट भी नहीं की। तो ये हालत है हमारे ख़ास तौर पर जो दोस्त सहाफ़ी ज़रात हैं उनकी भी, और जो पार्टी तर्जुमान हैं उन लोगों की भी। और ये खाली एक पार्टी का मामला नहीं है, ये जितनी पार्टियां वहाँ पर इसी तरह के मौका परस्त और वारदातिये भरे पड़े हैं। और अब आपको जिस तरह नई मखलूत हुकूमत आ गई है तो आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे वहाँ पर भी, और यही वारदातें और यही कहानियाँ सुनाई देंगी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।